कमेटी की मीटिंग हुई। जो कमेटी बनाई गई थी बेंचेस तश्कील करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, वो कमेटी में फिर हमें इत्तला मिली है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो उस कमेटी में नहीं बैठे और दोबारा से 2 मेंबर कमेटी ने ही आज का बेंच तश्कील किया है। वो 5 मेंबर बेंच बैठा तो जब बेंच शुरू हुआ तो एक और अजीबोगरीब चीज़ मैंने पहली बार अपनी प्रैक्टिस में देखी और वो ये थी कि एक सिटिंग जज जस्टिस मुनीब अख्तर जो ऑथर जज हैं जिन्होंने जजमेंट लिखी थी, जिस जजमेंट का रिव्यू हो रहा था वो मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में। वो उन्होंने बेंच में हेयरिंग भी की लेकिन वो इस बेंच का हिस्सा नहीं थे, यानी कि ऑथर जज के बगैर वो रिव्यू की प्रोसीडिंग शुरू हुई। जब अदालत की प्रोसीडिंग शुरू हुई तो मैंने उठ के एक रिक्वेस्ट की, क्योंकि मेरी नज़र में ये जो बेंच है जब तक के वो प्रॉपर जो दुरुस्त कमेटी है उसको तश्कील नहीं देती, मेरी नज़र में ये बेंच जो है वो गैर आइनी गैर कानूनी है और इसका कोई भी फैसला जो है मेरी नज़र में, ये मेरा नुक्ता है, तो कोई भी फैसला जो है वो ये नहीं कर सकती इस रिव्यू के बारे में ये वाला बेंच, जब तक कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं जो बेंच जो कमेटी का हिस्सा हैं, जब तक वो कमेटी में नहीं बैठेंगे और कमेटी नया बेंच नहीं बनाएगी, इस बेंच में वो ताकत नहीं, वो कानूनी ताकत नहीं कि वो किसी किस्म का फैसला दे सके। ये ऑब्जेक्शन मैंने लेनी चाहिए थी आज सुबह, लेकिन अदालत ने कहा कि पहले हम सुन लेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को और उसके बाद फिर हम आपको सुनेंगे। तो हो सकता है कल मुझे इन पॉइंट्स पे सुना जाए। इसके अलावा भी हमारे बहुत पीटीआई के और इमरान खान साहब के बहुत मेजर और सीरियस किस्म के ऑब्जेक्शंस और शिकायत हैं और इतराज़ात हैं कानूनी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक बेंच जो है जो रिव्यू सुन रहा है वो ऑथर जज के बगैर सुन नहीं सकता। ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ख़त में भी लिखा है और वो आज भी इसीलिए शायद ना बैठे हों इस बेंच में। तो ये सारे मामलात हैं जिससे मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क में आइनी क्राइसिस तो है लेकिन अब एक जुडिशल क्राइसिस भी पैदा हो गया है और ये ऐसा सीरियस जुडिशल क्राइसिस है कि ये पूरे मुल्क को, पूरी जमहूरियत को, पूरे आइन को और इस खूबसूरत इंस्टीट्यूशन जिसके सामने हम खड़े हैं उसको भी हिला सकता है और गिरा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि कल आप सुने बहस, इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जज साहिबान उस बहस के बाद इस बेंच को ख़त्म कर देंगे और जो आइन और कानून के मुताबिक है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को चलना चाहिए उसके मुताबिक फिर फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी इस केस में। एक आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि मुझे एक और बहुत बड़ी परेशानी हुई ज़ाती तौर पे, और वो परेशानी ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी जो वकीला का सबसे बड़ा एसोसिएशन है, उनका काम बेसिकली ये होता है कि वो वकीलों के फलाह व बहबूद के लिए खड़े हों, जमहूरियत के असूलों के लिए खड़े हों, आइन के लिए खड़े हों। ये केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने रिव्यू फाइल किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये रिक्वेस्ट कर रही है कि जनाब लोटाक्रसी, हॉर्स ट्रेडिंग, करप्शन और जो रिश्वतखोरी है हमारे पार्लियामेंट के सिस्टम में वापस लेके आए और वोट्स करने दें। जिन लोगों ने अपनी पार्टीज़ को अपना ज़मीर बेच के पैसे लेके वोट्स बेचे हैं उनको वोट करने की इजाज़त दी जाए। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस मामले से क्या ताल्लुक़ है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होती, सियासी जमात होती, वो रिव्यू फाइल करते तो शायद
समझ आती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस रिव्यू से कोई ताल्लुक नहीं। ये भी बहरहाल कल सुबह बहस में आप सुनेंगे अगर हमें मौका मिला बहस करने का। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जुडिशल क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं, यही जुडिशल क्राइसिस हमने उमर अता बंदियाल के दौर में भी देखी थी एंड टाइम पे। उस वक्त फायद ईसा दूसरी साइड पे थे, आज फायद ईसा साहब इस तरफ हैं तो मंसूर अली शाह साहब उस तरफ हैं। इसकी वजूहत क्या है, ये आखिर क्यों आखिरी टाइम पे मसाइल पैदा होते हैं? देखिए इस सारे क्राइसिस का एक हल है और वो हल मंतक के ऊपर बेस्ड है। वो हल एक तरह से प्रूडेंट प्रैक्टिसेस जो होती हैं, यानी कि आप दूरअंदेशी से सोच के एक सोच समझ के एक एक्शन लेते हैं और उसका हल ढूंढते हैं। तो इसका हल बड़ा सिंपल है। और पहले सुप्रीम कोर्ट पहला जो क्राइसिस था जो सजाद अली शाह के ज़माने में जज साहब के ज़माने में हुआ था, वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खुशउस्लूबी से उसको रिजॉल्व किया। और वो उस खुशउस्लूबी का तरीका क्या था? वो खुशउस्लूबी का तरीका उसको सॉल्व करने का, उसका हल ढूंढने का ये था कि पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठा और उन्होंने कहा ये हमारे सामने मसले हैं, ये हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं, ये एक क्राइसिस बन गया है। इससे पहले कि इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचे, आए बैठ के हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो मेरे ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की जो मेरी सजेशन है कि फुल कोर्ट बैठ के ये सारे फैसले करे, वो मैं कल भी दूंगा और मैंने पहले भी दिया है, कल गुजरी हुई कल को भी दिया है, आज भी मैं दे रहा हूँ और ये मैं देता रहूँगा क्योंकि मैं इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हूँ और मैं समझता हूँ कि इसका हमने हल ढूंढना है क्योंकि कौम का भी यही रिक्वेस्ट है और कौम के लिए फ़ायदा भी इसी में है। साहब ये कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप देख रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का इस तमाम मामले में? आपको लगता है कि अगर ये 63A का जो फैसला ख़त्म होता है तो फिर PTI के अरकान को तोड़कर 2/3 अक्सरियत पूरी करके काजी फायद ईसा को आईनी अदालत का चीफ जस्टिस लगाया जा सकेगा? और क्या इसमें कोई एतराज़ है आपको काजी फायद ईसा के बेंच पर मौजूदगी पर? देखें 63A का आपने बात की और आपने एक बहुत अहम अल्फाज लफ्ज़ इस्तेमाल किए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आप जिस चीज़ का फ़ैसला करने जा रहे हैं वो आपको फ़ैसला नहीं करना चाहिए क्योंकि उस फैसले से या उस फैसले का जो भी नतीजा होता है उससे आपको नुकसान या फ़ायदा होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है आसान अल्फाज में। मैं जो बहस करूंगा कल और जो मैं पॉइंट्स रेज करूंगा वो कानून, आइन और मंतक पे बेस्ड होंगे। वो किसी पर्सनल किसी स्पेसिफिक जज के या पर्सनल कमेंट्स नहीं होंगे, वो बिल्कुल कानूनी नुकात होंगे। और मुझे यकीन है कि वो जो कानूनी नुकात हैं वो इतने वज़नी हैं, वो इतने भारी हैं, वो इतने दुरुस्त हैं और इतने कानून और आइन के मुताबिक हैं कि वो इंशाल्लाह उनको मंजूर किया जाएगा। यही हमारी उम्मीद होती है। जब हम अदालतों में पेश होते हैं तो हम ये नहीं देखते कि सामने कौन जज है और वो कौन जज का क्या रुझान है। हम ये देखते हैं कि कानून क्या है, आइन क्या है और हम एक्सपेक्ट करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो भी जज साहिबान हैं वो उसके मुताबिक ही फ़ैसला करेंगे। अगर वो फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक नहीं होता तो फिर आपने देखा था सिंबल केस के साथ क्या हुआ। सारी दुनिया ने तनकीद की, ना सिर्फ आप लोगों ने तनकीद की बल्कि सारी वकला कम्युनिटी, सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी, सारे पार्लियामेंट्स जो दुनिया के हैं, मैं बहुत सारे पार्लियामेंट्स में भी गया हूँ, सब ने उसको कंडेम किया उस जजमेंट को। तो फिर तारीख जज करती है। मगर आपने कहा है कि ये इमरान खान के आप वकील हैं ना, तो इमरान खान को कोई एतराज़ नहीं है काजी फायद ईसा पे? इमरान खान साहब इतराज़ बहुत बार कर चुके हैं और देखिए जब इतराज़ होता है किसी जज साहब के ख़िलाफ़ तो फिर जज साहब की अपनी मर्ज़ी होती है। यही कानून है कि वो उसको फिर भी उसको सुने या ना सुने। वो इतराज़ किया था और उन्होंने कहा पहले कि मैं उसको सुनूंगा, तो वो उनकी मर्ज़ी है, यही कानून है। आम बंदा को रिव्यू फाइल करे, एक दिन भी डिले हो तो उठा के उसके मुंह पे मार दिया जाता है। यहाँ पे इस रिव्यू के लिए आईन में भी तब्दीली की जा रही है। आईन से ज़्यादातर होकर रिव्यू इतना क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है? ना रूल्स को फॉलो हो रहा है बेंच बनाने में, ना रिव्यू के वाले से जो कानून है उसको लिखा जा रहा है। तो इतना खास ये केस किसी वजह से बना? आपने दुरुस्त फरमाया कि एक नॉर्मल हालात में तो जब एक दिन का भी डिले हो और आपने ताख़ीर से रिव्यू फाइल किया हो तो कोर्ट जो है वो कुछ बात और नहीं सुनता, वो उसको रिव्यू को डिसमिस कर देता है और पूछता है ऑप्शन होता है कि आप, वो पूछता ये है कि आपकी एक दिन का एक्सप्लेन करें कि आपने डिले क्यों किया। तो यहाँ डिले है और मेरा ख्याल है कि
नहीं, उसको हम ऑब्जेक्शन हमने रेज़ की है, उसको नोट किया था जज साहब ने आज, वो भी कल ऑब्जेक्शन लेंगे। उसके अलावा आपने ये आज देखा कि एक बहुत जो बहस हो रही थी वो बिल्कुल वन साइडेड बहस थी, क्योंकि जो ऑथर जज थे जिन्होंने लिखी थी जजमेंट और जिन्होंने मेजॉरिटी जजेस जो 3 थे उनमें से 2 तो रिटायर कर चुके हैं और एक जज साहब जो हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं थे बेंच पे। तो एक तरह से उस जजमेंट के ख़िलाफ़ उसको डिफेंड करने के लिए कोई भी जज नहीं था जो आके एक्सप्लेन कर सकता कि मेरा ये कहने का ये मकसद था, मेरा ये लिखने का ये मकसद था।